पूरे जोश के साथ कंपनी पहुंचता हूं, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचता हूं, वहां का सीन देखकर पूरी तरह चौंक जाता हूं। कंपनी के गेट के सामने लड़कियों की एक बड़ी भीड़ खड़ी होती है। उनके हाथ में बैनर्स होते हैं और वो मोशन मीडिया के खिलाफ चिल्ला रही होती हैं। वो कह रही होती हैं कि मोशन मीडिया ने उनके आइडल जो वेनेओ को धोखा दिया है, उसकी जगह किसी और को कवर शूट दे दिया गया है। यह देखकर मैं घबरा जाता हूं। फिर भी मैं हिम्मत करके उनके पास जाता हूं और धीरे से पूछता हूं कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर एक लड़की गुस्से में कहती है, किसी हरामी ने बैकडोर से एंट्री लेकर हमारे भाई की जगह कवर शूट छीन लिया। यह सुनकर मैं कांपती हुई आवाज में पूछता हूं, क्या तुम्हें उस इंसान का नाम पता है? जिस पर वो और भी गुस्से में कहती है, उस कमीने का नाम जो यांग है। यह सुनते ही मैं वहीं जम जाता हूं। मेरे सामने खड़ी वही लड़कियां जो मुझे मार डालने की बात कर रही होती हैं, असल में मेरे ही खिलाफ खड़ी होती हैं। मेरे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। काफी देर बाद मुझे समझ आता है कि जिस आदमी को ये सब लोग गाली दे रही हैं, वो मैं ही हूँ। जिस पर अपनी जान बचाने के लिए मैं बिहेव करने लगता हूँ जैसे मैं कोई राह चलता आदमी हूँ। लेकिन मैं उन फैन गर्ल्स को कम समझ लेता हूँ। किसी ने ग्रुप में मेरी फोटो भेज दी होती है और अगले ही पल मेरी पहचान खुल जाती है, जिस पर सारी लड़कियां मेरी तरफ देखने लगती हैं। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। मैं जल्दी से कहता हूँ मैं उस स्टार को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने की जगह और ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। फिर वो लोग झांग युवेई को भी गालियां देने लगती हैं। वो कहती हैं, झांग सरनेम वाली बॉस भी कोई अच्छी नहीं, उसने जरूर तुम्हें अपने पास रख लिया होगा, तभी तुम्हें ये मौका मिला है। जिस पर मेरा चेहरा तुरंत बदल जाता है। मुझे गाली दो, मैं सह सकता हूँ, लेकिन मैं झांग युवेई के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता। अगले ही पल मैं अपना हाथ उठाता हूँ और सबसे ज्यादा गाली देने वाले 180 पाउंड के आदमी को सीधा पंच मार देता हूँ। वो आदमी सीधे पीछे जाकर भीड़ में गिर जाता है और फिर पूरा माहौल अचानक बिगड़ जाता है। चारों तरफ चीखने की आवाज आने लगती है। लड़कियां मेरी तरफ भागने लगती हैं। लेकिन 3 साल मंदिर में रहने की वजह से मेरा शरीर पहले से बहुत मजबूत होता है। मेरी हाइट भी 1.85 मीटर होती है, इसलिए मैं भीड़ के बीच खुद को बचाने की कोशिश करता हूँ। उसी वक्त ऊपर ऑफिस में झांग युवेई मुझे खिड़की से देख रही होती है। पहले तो वो मुझे देखकर हल्का मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मुझे मारा जा रहा है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है, जिस पर वो घबराकर नीचे भागती है। जब वो नीचे पहुंचती है, तब तक मेरे चेहरे से खून निकल रहा होता है। यह देखकर उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसके दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन उसे इस बात का दुख नहीं होता कि मैंने उन लड़कियों को मारा। उसे इस बात का दुख होता है कि मेरी वजह से उसकी कंपनी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर ये बात हॉट सर्च पर चली गई तो मोशन मीडिया की 3 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। जिस पर झांग युवेई जल्दी से मेरे पास आती है। वो दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ती है और चेक करती है कि मुझे कितनी चोट लगी। जब उसे पता चलता है कि चोट ज्यादा नहीं है, तब वो अचानक गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें छुट्टी दी थी, फिर तुम कंपनी क्यों आए? जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, सिस्टर वेई, गुस्सा मत हो। फिर मैं कहता हूँ, तुम बस ये बोल देना कि मैं टेम्परेरी वर्कर हूँ, सारी गलती मेरे ऊपर डाल दो और मुझे निकाल दो। मैं सोचता हूँ कि वो कंपनी की वजह से परेशान है, इसलिए मैं उसे बचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए चुप रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती है और अब मुझे 7 दिन की डिटेंशन होने वाली होती है। जैसा मैंने सोचा था वही होता है। थोड़ी ही देर में मीडिया कंपनी के एक मेल एम्प्लॉय और फीमेल फैंस के बीच हुई लड़ाई हॉट सर्च पर आ जाती है। हर तरफ न्यूज फैल जाती है। इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस घूमने लगते हैं जिन्हें जानबूझकर एडिट किया गया होता है, जिस पर मुझे विलन की तरह दिखाया जाता है, जैसे सारी गलती सिर्फ मेरी हो। उसी समय शाम को युंगवांग बिल्डिंग के नीचे एक ब्लैक नैनी कार आकर रुकती है। उसमें से एक लंबी खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। उसकी खूबसूरती देखते ही हर कोई उसे पहचान लेता है। वो पेरेंट्स होती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे फेमस एक्ट्रेस। वो आज की सबसे बड़ी स्टार होती है और साथ ही इमोशन मीडिया की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट भी होती है। लिफ्ट में उसका असिस्टेंट उसे मेरे फाइट वाला हॉट सर्च दिखाता है। वो मजाक में कहता है जो वेनेओ के फैंस को किसी ने पीट दिया, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स उस वीडियो में मेरा चेहरा देखती है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो धीरे से पूछती है, इस आदमी का नाम क्या है? जिस पर असिस्टेंट कहता है, इसका नाम जो यांग है, ये मोशन मीडिया का नया मेल मॉडल है और अभी इसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। यह सुनते ही पेरेंट्स की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। फिर वो तुरंत कहती है, आज रात के अंदर जो यांग से जुड़ी सारी हॉट सर्च हटा दो। उसकी आवाज गुस्से और एक्साइटमेंट से कांप रही होती है। सारे मीडिया रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, जो वेनेओ के सारे काले राज निकालो और उस फाइट वाली वीडियो का ओरिजिनल वर्जन भी ढूंढो। मैं चाहती हूँ कि जो वेनेओ अभी के अभी खत्म हो जाए। इस बार जो यांग ने किसी नॉर्मल मुसीबत को नहीं छेड़ा था। इस बार उसने सीधे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को मैदान में बुला लिया था। और जिस रात मैं लॉकअप में पहली बार सो रहा होता हूँ, उसी रात कुछ लोग पूरी रात जागने वाले होते हैं। उसी समय शु शाओशुआंग किचन में गाना गुनगुनाते हुए मेरे लिए पोटैटो बीफ स्टू बना रही होती है। वो पूरे खुश मूड में होती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि मैं बाहर आते ही उसके साथ मूवी देखने जाऊंगा। लेकिन तभी झांग युवेई का वीचैट मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि झाओ यांग लड़ाई की वजह से 7 दिन के लिए अंदर चला गया है। यह सुनते ही शु शाओशुआंग का पूरा मूड खराब हो जाता है। उसका सारा स्वीट सपना उसी वक्त टूट जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि यह सब झो वेनेओ नाम के एक ट्रैफिक स्टार की वजह से हुआ है, उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो जाती हैं।
जिस पर वो तुरंत किसी को फोन लगाती है और कहती है मुझे तुमसे एक काम करवाना है। उधर उसी वक्त जो वेन्याओ एक आलीशान मैंशन में लगभग 50 साल की एक औरत के साथ जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि उसने सारी गंदगी मेरे ऊपर डाल दी है और अब मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। वो मन ही मन सोचता है कि अब मैं हमेशा के लिए खत्म हो चुका हूँ। लेकिन अगली सुबह उसके सामने कुछ और ही होने वाला होता है। सुबह सुबह उसका असिस्टेंट घबराया हुआ उसके पास आता है और कहता है ब्रदर याओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिस पर जो वेन्याओ जल्दी से वेबो खोलता है और वहाँ जो वो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। टॉप 50 ट्रेंडिंग में से 32 टॉपिक्स सिर्फ उसी के खिलाफ होते हैं। उसके नाइट क्लब वाले स्कैंडल्स, उसके पुराने अफेयर्स और उसके सारे डर्टी सीक्रेट्स एक एक करके सामने आने लगते हैं। और फिर सबसे बड़ा धमाका होता है। उसकी उस उम्रदराज औरत के साथ वाली हाई डेफिनेशन फोटोज पूरी इंटरनेट पर फैल जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है उस फाइट वाले केस का सच बाहर आना। पूरा ओरिजिनल वीडियो सामने आ जाता है और उसमें साफ दिखता है कि मैं किसी को बिना वजह नहीं मारता। मैं सिर्फ इसलिए फाइट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया था। जिस पर पूरी पब्लिक ओपिनियन अचानक बदल जाती है। मैं विलेन से विक्टिम बन जाता हूँ और जो वेन्याओ जिसकी इमेज पहले परफेक्ट थी वो एकदम नीचे गिर जाती है। उसके सारे ब्रांड डील्स कैंसिल हो जाते हैं, सारे एंडोर्समेंट्स खत्म हो जाते हैं और फिर यूनचेंग का सबसे बड़ा ब्लैक मटेरियल ग्रुप सीधा ऑर्डर देता है कि अब पूरे इंडस्ट्री में जो वेन्याओ को बैन किया जाएगा। जिस पर जो वेन्याओ अपने बेड पर बैठा रह जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसने आखिर किस इंसान को नाराज कर दिया। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि उस ब्लैक मटेरियल ग्रुप का चेयरमैन शु डागुओ होता है और जो शु शाओशुआंग मेरे लिए किचन में खाना बना रही होती है वो उसी शु डागुओ की बेटी होती है। उसने मुझसे नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से पंगा ले लिया था और इस बार उसने गलत इंसान को छेड़ दिया था। 7 दिन बाद मेरी डिटेंशन खत्म हो जाती है। मैं सोच रहा होता हूँ कि अब बाहर निकलते ही मेरी जिंदगी पूरी तरह खराब हो जाएगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि झांग युवेई की कंपनी पर कोई असर पड़े। इसलिए मैं फैसला करता हूँ कि सारी गलती मैं अकेले अपने ऊपर ले लूंगा। लेकिन जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता हूँ वहाँ रिपोर्टर्स की भीड़ खड़ी होती है। जिस पर मैं कहता हूँ चाहे वार्निंग देना हो या फाइट करना, सब मैंने अपनी मर्जी से किया था। मुझे बस जो वेन्याओ पसंद नहीं था इसलिए मैंने उसे मारा। मैं सोचता हूँ कि अब सब लोग मुझे गालियां देंगे, लेकिन उल्टा रिपोर्टर्स मुझे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कुछ लोग तो मुझे थम्स अप तक दे देते हैं। यह देखकर मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता हूँ।